नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोविंदा शाह है। आजकल आप देख रहे हो कि देश में कोरोना का कितना बड़ा खौफ फैला हुआ है। कोई भी देश इससे बचा नहीं है। हमारे देश में चारों ओर कितने सारे लोग मर चुके हैं इस बीमारी से, और सबसे ज़्यादा प्रभाव जो गरीब तबके के लोग हैं उनके जीवन पे पड़ा है। कोई भी बाहर निकलना नहीं चाह रहा है, एक दूसरे की हेल्प नहीं करना चाह रहा है। ऐसे में कुछ कोरोना योद्धा हैं जो अपनी जान को जोखिम में डाल के 24 घंटे काम कर रहे हैं, केवल हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी जान को बचाने के लिए। तो हम ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जिन्होंने दिन रात काम करा है, लोगों की सेवा करी है। उनके बारे में कुछ जानेंगे कि उनके पीछे भी उनकी पूरी फैमिली है, जो जो हमारे कोरोना योद्धाज है, उनसे कुछ बातचीत करेंगे। और हम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, हम सभी मास्क का, सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं। पूरी सुरक्षा की सामग्री लेके जा रहे हैं। मेरी पूरी टीम, हम सुरक्षा के साथ जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखिए। चलिए आगे वीडियो देखते हैं। हमारे नेक्स्ट कोरोना योद्धा हैं श्री डॉक्टर राजे नेगी जी, जो कि समाज में एक्टिव रहते हैं, सामाजिक कार्य को भी लेके हमेशा आगे रहते हैं। सर ने काफ़ी लोगों को एक्टिव किया है, काफ़ी लोगों को बताया है इस बीमारी से कैसे लड़ा जाए। तो चलिए इनसे कुछ बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी जो भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं हम उनसे मिल चुके हैं। अभी नेक्स्ट हम आए हैं श्री डॉक्टर राजे नेगी जी के पास। इनसे कुछ बात करते हैं। सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम डॉक्टर राजे नेगी है और मैं एक चिकित्सक हूँ, और उसके साथ साथ मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। हमारी कुछ संस्थाएं हैं जो समाज में कई कार्यक्रम जागरूकता के लिए करती आ रही हैं, जिनमें गढ़वाल महासभा है, राष्ट्रीय उत्तराखंड सभा है जो कि प्रवासी उत्तराखंडियों का संगठन है। उसके अलावा उड़ान फाउंडेशन के द्वारा हम गरीब बच्चों के स्कूल भी संचालित करते हैं। हमारा प्रयास रहता है तमाम समाज में किस प्रकार से जागरूकता लाया जाए, जैसे कि आप लोग भी प्रयास कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में इस वक्त कोविड-19 कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी के रूप में फैल चुका है जिसकी कोई अभी वैक्सीन नहीं बनने के कारण आज भी रोजाना हजारों लाखों लोगों की मौतें हो रही है। रोजाना लाखों लोग इससे संक्रमित होते जा रहे हैं। सर, जैसे कि कोरोना वगैरह चल रहा है, इसका डॉक्टर्स पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है? लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो कोरोना जो संकट काल है, इस संकट काल में अगर कोई संकट मोचन के रूप में हमारे बीच हैं तो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे मेडिकल स्टाफ हैं, चाहे वो नर्स हैं, फार्मासिस्ट हों, वार्ड बॉय हों, तमाम उस लोग जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे वो एलोपैथी के हों, चाहे वो आयुर्वेद के हों, होम्योपैथी के हों, यूनानी के हों, सभी लोग अपने स्तर से इस कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसमें बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सर, इसके बावजूद जैसे कि आप लोग देखते हैं डॉक्टर्स 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, परंतु कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे डॉक्टर्स पे हमला हो जाता है। उन्हें घर पे जाने में भी दिक्कतें आती है, फैमिलीज भी बोल देती हैं कि आप थोड़ा बाहर रहिए। तो सर, देखिए, मैं खुद इस बात का भुक्तभोगी हूँ क्योंकि मेरी वाइफ खुद गवर्नमेंट में है और करीब 1.5 महीने से वो खुद घर नहीं आई, क्योंकि मेरे खुद जो दोनों बच्चे हैं, मेरी जो बेटी हैं 10 साल से कम उम्र की है और मेरे जो माता पिता हैं 60 साल से अधिक उम्र के हैं। तो क्योंकि वो लोग संक्रमित ना हो तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होता है। लेकिन फिर भी मैं एक आम जन से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं या जो भी लोग कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं, जैसे कोई लोग या कुछ लोग सस्पेक्टेड हैं या कुछ लोग जिन्होंने इससे जंग जीत ली है, उनके प्रति हमें बिल्कुल भी भेदभाव की दृष्टि नहीं रखनी। क्योंकि आमतौर पर देखने में आता है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं या जो लोग कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उनसे हम लोग सामाजिक दूरी बनाने की आवश्यकता है, फिजिकल डिस्टेंस की आवश्यकता है, लेकिन उनसे दिलों में दूरी न लाएं, उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें। क्योंकि इस वक्त उन लोगों को हमारे मोटिवेशन की, हमारे सहानुभूति की, हमारे प्यार की उनको आवश्यकता है, वो हम उनको दें बजाय कि उनके साथ भेदभाव करने का। क्योंकि देखने में आया बहुत जगह जो लोग डॉक्टर्स जो अपने कॉलोनी में जाते हैं तो लोग उनसे रखने लगते हैं, या लोग मकान मालिक अपने किराए पे डॉक्टर को नहीं रखने को, मेडिकल स्टाफ को रखने को राजी नहीं है। तो ये तमाम चुनौतियाँ भी इस वक्त डॉक्टर्स के लिए, स्टाफ के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए सामने आ रही है, और जिससे वो निपटने में मैं समझता हूँ अपनी मेहनत कर रहे हैं निपटने की। सर, एज अ डॉक्टर 2 महीने पहले, लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद आप कैसे देखना चाहते हैं? क्योंकि जो इंसानी जनजीवन है काफ़ी अस्त व्यस्त हो चुका है इस महामारी के चक्कर में। तो आप फील्ड पे काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा, क्या महसूस किया आपने? देखिए, ये जो कोविड-19 जो महामारी आई है, इसके बाद सबसे बड़ा बदलाव आम व्यक्ति की ज़िंदगी में हुआ है। चाहे उसके व्यवहारिक रूप की बात करें, चाहे उसके सामाजिक रूप की बात करें, चाहे हम उसके आर्थिकी की बात करें। क्योंकि सबसे बड़ी जो चोट पहुंची है वो पहुंची है देश की आर्थिक स्थिति को।
और वो भारत के ही नहीं बल्कि सभी देशों में जहाँ जहाँ आज कोरोना वायरस है, सभी देश आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। और क्योंकि ऋषिकेश, हम उत्तराखंड की बात करें जो हमारा प्रदेश है, हमारा प्रदेश एक पर्यटन का प्रदेश है, और यहाँ पर जो आजीविका का साधन है वो टोटल पर्यटन पर निर्भर है। उसके अलावा कोई भी व्यापार जब चलता है उसके लिए दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, एक तो शादी विवाह के जो सीजन होते हैं और एक बार त्यौहार, तो उन दोनों चीज़ों पे ही ब्रेक लगी हुई है। तो इसके लिए भी मार्केट का उछाल पाना, अपना जो मुकाम पर जो मार्केट को जो व्यापार होता है वो मंदी इस समय छाई हुई है पूरे मार्केट में। तो मैं समझता हूँ उससे उबरने में अभी हमें काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि अभी 2-3 महीने से पहले ये बीमारी जाने वाली नहीं है। वैसे मान के चल रहे कि सितंबर अक्टूबर तक इसकी वैक्सीन आ जाएगी, और सितंबर के बाद इसका प्रभाव भी हमारे देश में तो खास तौर पे कम होने लगेगा। सर आप समाज में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, आपने कुछ ऐप वगैरह भी निकाले हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी बताइए। देखिए, अभी इस कोरोना काल में भी मैंने अपनी 2 अल्फ़ाबेट लॉन्च करी कोविड को लेकर, एक अंग्रेजी की अल्फ़ाबेट ABCD और एक हिंदी की वर्णमाला। ये 2 वर्णमाला मैंने इसमें लोगों को अवेयरनेस के लिए तैयार की थी। उसके अलावा हमने अवेयरनेस के कार्यक्रम भी चलाए। मैं लगातार अपने जो सोशल मीडिया है उसमें अवेयरनेस के प्रोग्राम जारी रखता हूँ, ताकि लोगों को हम बार बार जगाते रहें, क्योंकि सरकार ने पिछले 45 दिन के लॉकडाउन में वो भरपूर कोशिश करी लोगों को बताने की कि भाई किस प्रकार से आपको अपने को सुरक्षित रखना है, क्योंकि बीमारी जो है ये केवल सुरक्षा की दृष्टि से ही इसमें सचेत रहकर ही हम अपने को बचा सकते हैं, क्योंकि वायरस तो पूरे में घूम रहा है जैसे कि आप सभी जानते हैं। लेकिन जब तक हम अपने को सुरक्षित नहीं करेंगे, जब तक हम ये मान के नहीं चलेंगे कि सामने वाले को कोरोना है और हमें बचना है, तब तक हम स्वयं को बचा नहीं पाएंगे। सर एक आपने गढ़वाल के उस पर भी कुछ निकाला था। देखिए, मैंने सबसे पहले जो हमारा उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड की जो हमारी भाषा है, बोली भाषा, वो है गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और रंग। तो हमने प्रयास ये किया था कि आज से 5 साल पहले कि जो हमारी उत्तराखंड की जो भाषा है वो स्कूलों विद्यालयों में पढ़ाई जाए, लेकिन उसको पढ़ाने में बहुत सरकार की ओर से देरी हो रही थी। तो प्रयास सन 2015 में हमने अपने जो निःशुल्क विद्यालय हमारा उड़ान के नाम से मायकुंड में चलता सर पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा देते हैं। काफ़ी सारे बच्चे आपके वहाँ संस्था में स्टडी कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें देख के। सर जी धन्यवाद उसके लिए आपका बहुत बहुत। और मैं तो चाहता हूँ कि शिक्षा जो कि हर एक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मिलना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को शिक्षित कर देंगे तो आगे जाके वो भी बहुत लोगों को शिक्षा की ओर मोटिवेट करेगा। तो एक प्रयास छोटा सा हमने किया है, और उस प्रयास के तहत हमने अब जो हमारा उड़ान स्कूल है वहाँ पर हमने सबसे पहले गढ़वाली कुमाऊनी की क्लासेस स्टार्ट करी। प्ले ग्रुप से ही हम बच्चों को जो है अ से अरसा, आ से आमा, ई से ईजा अल्फ़ाबेट के माध्यम से गढ़वाली कुमाऊनी सिखाने का प्रयास करते हैं। उसके अलावा हमने और एक डिजिटल, क्योंकि आज डिजिटल युग है, तो डिजिटल युग में भी हमने एक डिजिटल वर्णमाला लॉन्च करी थी, ऐसे एंड्रॉयड बी से ब्लूटूथ सी से चैट, वो भी हम लोगों ने बच्चों के अवेयरनेस के लिए जारी की थी। अब तक हम लोग 4 वर्णमाला लॉन्च कर चुके हैं, चाहे वो गढ़वाली कुमाऊनी की वर्णमाला हो, डिजिटल की हो, या फिर कोविड की हिंदी अंग्रेजी की वर्णमाला हो। सर कौन सी क्लास तक बच्चों को आप अभी जो हमारा स्कूल है प्ले स्कूल है, अभी हम प्रारंभिक लेवल पे ही हैं, कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे उसे आगे तक बढ़ाया जाए, प्राइमरी एजुकेशन पूरी दें। जैसे जैसे समय के साथ हमारे साथ जो हमारी समस्याएं हैं जो कम होंगी, उसके बाद उसको भी हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। सर आप समाज में एक्टिव हैं काफ़ी सारे, और देशवासियों से आपकी क्या अपील रहेगी इस कोविड-19 को लेके? देखिए, इस वक्त तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग बेवजह घर से ना निकलें, क्योंकि ये बीमारी कभी भी आपको छू सकती है। सबसे पहले कोशिश यह करें कि बिना किसी काम के बेवजह आप घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर निकलते समय सावधानियाँ बरतें, क्योंकि मुंह पर मास्क लगाना बहुत जरूरी है। अब तो सरकार ने बहुत बड़ा जुर्माना भी इस पर कर दिया है, 5,000 रुपये का। उसके अलावा 6 महीने की सज़ा भी है। उसके अलावा इधर उधर हाथ टच ना करें, और अगर हम इधर उधर हाथ टच करते हैं तो कोशिश करें कि उस हाथ को हम अपने चेहरे पर टच ना करें, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी आदत होती है, हम कई बार अपना हाथ चेहरे पर लेके जाते हैं, उससे बचें। उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, जैसा कि सभी को बताया जा रहा है, फिजिकल डिस्टेंस। सर खाने का भी होता है इसमें कुछ अहम रोल? खाने का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जैसा कि हम अभी तक देख पा रहे हैं कि जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं उनमें कोरोना का प्रभाव एशियन कंट्री की अपेक्षा में बहुत अधिक देखने को मिल रहा है, और उसमें सबसे बड़ा जो असर है वो खान पान का ही है, क्योंकि जो हमारी यूरोपियन कंट्री के जो लोग हैं वो ज़्यादातर आपने देखा होगा मैदा वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड पर निर्भर रहते हैं। इंडिया में थोड़ा कम है, क्योंकि जो मैदा और जो चीनी है और ये रिफाइंड जो हम तेल यूज करते हैं, ये बहुत ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी को कम करता है। तो एक तो सबसे पहले कोशिश ये करें कि मैदे वाली चीज़ें को, चीनी की जगह हम गुड़ या खांड का प्रयोग करें बजाय। सर कुछ चीज़ें आ रही थी कि मसालेदार चीज़ें खाने से ठीक होता है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा था। देखिए, मसालेदार में तो आयुर्वेदिक जो हमारे काढ़े हैं उनका ही इसमें बहुत बड़ा यूज है। गर्म चीज़ों का प्रयोग हमें इस समय करना है बजाय ठंडी चीज़ों के, क्योंकि ठंडी चीज़ों से गला जल्दी खराब होगा और ये सारा का सारा वायरस गले से ही नीचे उतरने वाला है। तो कोशिश करें कि ठंडी चीज़ों से बचे, चाहे वो आइसक्रीम की। सर जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, क्या लगता है
कोरोना का प्रकोप कम होगा? देखिए, अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो कोरोना का प्रकोप कम होना थोड़ा मुश्किल है। 15 अगस्त तक तो इसका प्रकोप भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जैसा कि अभी तक जितनी भी रिसर्च आ रही है और क्योंकि इसकी मेडिसिन अभी तक नहीं बनी है, तो हमें अपनी इम्यूनिटी के माध्यम से ही, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके ही इससे भी लड़ना होगा, जब तक हम वैक्सीन नहीं बना लेते। और जैसा कि हमारे जो ज्योतिष हैं या जो हमारे गणितीय हैं, उनके अनुसार जो अब तक निकल के आया है, तो वो ये है कि जो 22 सितंबर के बाद इसका प्रभाव भारत में थोड़ा कम हो जाएगा। उसके अलावा 10 नवंबर के बाद ये वायरस बहुत धीमा पड़ जाएगा और मान के चलिए आप अगले साल 14 जनवरी के बाद बिल्कुल ख़त्म सा हो जाएगा, लेकिन तब तक हमें इस बीमारी से लड़ना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हमारे साथ थे श्री डॉक्टर राजे नेगी जी।